वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी प्रणाली। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंडियन ज्योग्राफी के एग्जाम पार्ट देखेंगे तो उसमें 80% क्वेश्चन जो आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, फिजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडस रिवर सिस्टम का ही आता है। इंडस रिवर सिस्टम नहीं आता है, रिवर सिस्टम्स का आता है। रिवर सिस्टम में सारा कुछ आता है, जैसे डैम्स, रिवर्स, लेक्स, सब कुछ मिला के आपके 80% क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया कर लिया था और फिजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया कर लिया था। उन दोनों को कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने उसके एमसीक्यू भी कंप्लीट किए। तो ये रिवर सिस्टम में भी हम सेम काम करेंगे। पहले रिवर सिस्टम के सारे पार्ट पढ़ लेंगे कि नॉर्दर्न रिवर सिस्टम, सदर्न रिवर सिस्टम, वाटरफॉल, लेक्स, डैम्स, जो भी इससे एसोसिएटेड है रिवर्स है, वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका एमसीक्यू सीरीज। तो आज हम लोग देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम समझने से पहले, ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं होगा, पर ये समझने से पहले एक बार मैप में हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और यहाँ पर क्या क्या मैप में देखना है। तो अगर रिवर सिस्टम्स की बात की जाए तो इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो दो हिस्से में डिवाइड होते हैं। एक है नॉर्दर्न रिवर सिस्टम और एक है सदर्न रिवर सिस्टम। इन दोनों रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी नर्मदा नदी के नॉर्थ में जो है उसे कहते हैं नॉर्दर्न रिवर सिस्टम और साउथ में जो है उसे कहते हैं साउदर्न रिवर सिस्टम। मेन जो डिफरेंस होता है नॉर्दर्न रिवर सिस्टम और साउदर्न रिवर सिस्टम है, नॉर्दर्न रिवर सिस्टम जो रहता है वो पेरेनियल होता है। मतलब जो रिवर्स रहते हैं वो पेरेनियल होते हैं, मतलब साल 10 साल चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रेनफॉल अगर ज़्यादा हुआ तभी चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। और जो साउथ के होते हैं वो सीजनल होते हैं। सीजनल मतलब रेनी सीजन में अगर ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो वो चल पाएंगे, और अगर ज़्यादा रेनफॉल नहीं हुआ तो वो चल नहीं पाएंगे। इसी कारण से तमिलनाडु की आप ज़्यादातर जो नदी देखेंगी, उसमें पूरे साल पानी रहता है। उसका यही कारण है क्योंकि तमिलनाडु में पूरे साल रेनफॉल होता है। विंटर में भी रेनफॉल होता है और समर में तो पूरे इंडिया में रेनफॉल होता है। तो इसीलिए पूरे साल उसको पानी मिलने की वजह से वो पूरे साल चलती है। और बाकी जो साउथ इंडिया की रिवर्स है मैक्सिमम, वो सब सीजनल है। सीजनल मतलब वही होता है कि जब पानी मिलता है तब चलता है, या अगर दूसरे टाइम पे सुखा जाता है। अगर नॉर्थ रिवर सिस्टम्स की बात करें तो फिर नॉर्थ रिवर सिस्टम्स पेरेनियल होते हैं। ये पेरेनियल मतलब ये पूरे साल चलते हैं, और इसका मेन कारण आप देख पाएंगे जो ओरिजिन होता है, जहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है, ज़्यादातर ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर से ये रिवर स्टार्ट होते हैं और इसलिए ये पूरे साल चल पाते हैं। अब नॉर्थ रिवर सिस्टम्स की अगर बात करें तो नॉर्थ रिवर सिस्टम को हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्से में। नॉर्थ रिवर सिस्टम को हम मेनली 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडस रिवर सिस्टम, फिर आता है आपका गंगा रिवर सिस्टम, और आखिर में आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम आपका पार्शियली इंडिया में चलता है और पार्शियली आपके चाइना और पाकिस्तान में चलता है। अगर गंगा रिवर सिस्टम की बात की जाए तो गंगा रिवर सिस्टम पूरे तरीके से इंडिया में चलता है, और वैसे ही ब्रह्मपुत्र सिस्टम पार्शियली आपके चाइना में चलता है और पार्शियली आपके इंडिया में चलता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की बात की जाए तो ये दोनों गिरते हैं आपके बे ऑफ बंगाल में, और इंडस एकमात्र नदी है नॉर्थ रिवर सिस्टम में जो गिरता है आपके अरेबियन सी में। तो आज हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और इससे अगली क्लास में गंगा रिवर सिस्टम और उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, यहाँ से इंडिया का नाम आया, इंडस से इंडिया। इंडस रिवर सिस्टम से इंडिया का नाम आया, और इसे पंच नदी भी बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नदी है, झेलम, चेनाब, रवि, बियास और सतलज। ये जैसे नाम है इसको आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखना होगा, एक के बाद एक। झेलम, पहले झेलम, फिर चेनाब, रवि, ब्यास और आखिर में सतलज। और ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में जाके इंडस से नहीं मिलती। ये पंजाब में सतलज से मिल जाती है और सतलज बाकी आगे जाता है पाकिस्तान में। अगर झेलम नदी की बात की जाए तो फिर झेलम नदी सिर्फ ऐसा एक नदी है जो कि आपके जम्मू कश्मीर में बहती है और ओरिजिन भी करती है जम्मू कश्मीर में। ये पहले क्रॉस होती है, फिर आपकी मिलती है वुलार लेक में। यहाँ पर है आपका वुलार लेक। वुलार लेक से बह के ये जाती है श्रीनगर से। तो अगर आपको पूछा जाए कि श्रीनगर के पास कौन सी नदी है तो वो है आपकी झेलम नदी।
फिर ये चलती है और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच थोड़ी देर बॉर्डर बनाती है और फिर चली जाती है आगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जाने के बाद ये पंच नदी पांचों मिलते हैं और जाके इंडस से मिल जाती है और फाइनली ये जाके मिलती है अरेबियन सी में। तो ये इसका पूरा पाथ है। तो अभी हम लोग थोड़े स्लाइड्स में देख लेंगे इसके क्या क्या डिटेल्स है और हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा और यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम। ट्रिब्यूटरीज एक होता है राइट ट्रिब्यूटरी और एक होता है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। कोई भी जो रिवर होता है से एक राइट हैंड साइड होता है और एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये आपके राइट हैंड साइड है, ये है आपकी इंडस नदी। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये है आपकी इंडस नदी। इसके जो इंडस नदी के राइट हैंड साइड में है वो होगा राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और जो इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड में वो होगा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ये हो गया लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो सिर्फ इंडस नदी के लिए नहीं, जितने भी नदी हम लोग पढ़ेंगे उसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज दोनों पढ़ने पड़ेंगे। पर अगर इंडस नदी का देखा जाए तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ज्यादातर आपके पाकिस्तान में है, सिर्फ एक ही इंडिया में है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका जास्कर नदी जो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है और हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर पंचनद की बात की जाए तो ये सारे आप देख सकते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में जो हम लोग ने देखा। झेलम इज द ओनली ट्रिब्यूटरी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि मैंने बताया कि झेलम एकमात्र रिवर है जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर से उगती है और इसका अगर ओरिजिन पूछा जाए तो फिर ये होगा आपका वड़ीनाग से इसका ओरिजिन है। अगर चेनाब, रवि, बियास या फिर सतलज का देखा जाए तो ये सारी नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में बहती है और सिर्फ झेलम ऐसी नदी है पंचमंद में से एकमात्र नदी जो आपकी जम्मू कश्मीर में बहती है। फिर देखेंगे ओरिजिन के बारे में, कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, नॉर्दर्न जो रिवर होते हैं वो ज़्यादातर आपके ग्लेशियर से ओरिजिनेट करते हैं, इसलिए ही वो पेरेनियल रिवर्स होते हैं, मतलब पूरे साल चलते रहते हैं, क्योंकि ग्लेशियर से उनको पूरे साल के लिए पानी मिलते रहता है और बाकी जो रेनफॉल भी होता है उनसे भी उनको पानी मिलते रहता है, इसलिए जो होते हैं ये पेरेनियल रिवर्स होते हैं, नॉर्दर्न साइड के रिवर्स। तो झेलम का अगर देखें ओरिजिन प्लेस तो फिर इसका ओरिजिन प्लेस है वेरीनाग स्प्रिंग। चेनाब का अगर देखा जाए, चेनाब में है बारलच्छा पास। रवि नदी और ब्यास नदी का देखा जाए तो फिर ये होगा रोहतंग पास और सतलज नदी का होगा राकसतल। और पूरी इंडस नदी का अगर ओरिजिन देखा जाए तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ब्यास नदी एकमात्र नदी है जो आपकी पंजाब में मिलती है और पंजाब में जो एग्जैक्ट जगह पे मिलती है वो है कपूरथला पंजाब। ये जो रवि और ब्यास नदी मिल रही है इस जगह में, रवि और ब्यास नदी जहाँ पर मिल रही है, ये देखिए ब्यास नदी जाके सतलज नदी से मिल रही है, इस जगह को कहा जाता है कपूरथला। ये पंजाब में एक जगह है और इसका नाम है कपूरथला। रिवर झेलम का पास देखेंगे, ये स्टार्ट होती है वेरीनाग स्प्रिंग में। वेरीनाग स्प्रिंग आपको याद ही होगा कि इसकी ओरिजिन है वेरीनाग स्प्रिंग से, ये जाती है वुलर लेक में। वुलर लेक के बाद ये बॉर्डर बनाती है इंडिया एंड पाकिस्तान का और फाइनली ये जाती है पाकिस्तान में। श्रीनगर सिटी की अगर बात की जाए तो श्रीनगर सिटी इसके बैंक में है। तो आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सा सिटी रिवर झेलम के बैंक में है तो वो होगा श्रीनगर सिटी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जास्कर। ये एक ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो 5 है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखना पड़ेगा आपको 1। यहाँ पर लेफ्ट राइट बैंक क्या क्या है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, और राइट में सिर्फ एक जास्कर। अब कुछ और रिवर्स के लेंथ देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आपको रिवर कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सा शॉर्टेस्ट रिवर है या फिर कौन सा कितने नंबर पे ये आ जाता है। तो पहले आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके अगले स्लाइड में देखेंगे हिंदी में पूरे डिटेल्स लिखे हुए हैं। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं।
Top 10 longest rivers of India. The length of each of the river is given in kilometers. So first we have to make two rows. First one will be for a river and the next one will be for total length. I will suggest that we will take a screenshot of this. So I will just use this part, and I hope you have taken a screenshot. So now we will see the details once. Ganga, if we talk about Ganga, it's the longest river in India and it's 2525 kilometers. If we talk about Ganga, the whole of Ganga rivers only flows in India. So it is the longest river in India. And if we talk about the longest river which flows in India, it will be Indus. Here, over here you can see the total length of Indus is 3180 km, but only 1114 km of it flows in India. So if we talk about the longest river that is in India, it will be Ganga, and if we talk about the longest river that flows in India, it will be Indus, which is 3180 kilometers, but only 114 kilometers of it flows in India. Next we will see the Godavari. Godavari is the longest river of South Ganga, South India, and it is 1465 kilometers. So another important point to remember, Godavari is the longest river of the South India and the total length of the river is 1465 kilometers. Next we will look into Yamuna. Yamuna is the longest tributary of the Ganga. It is the longest tributary. Tributary of Ganga, and it is the longest tributary of any other river of India. So first, Yamuna is the longest tributary of Ganga, and second, Yamuna is also the longest tributary of any other river in all over India. Next we will look into Narmada. If you remember, at first when I was starting the slide, I had told you the rivers of India are divided in two parts, the northern rivers and the southern rivers. If we talk about Narmada, Narmada is the one which divides all the rivers in north rivers and south rivers. The rivers southern side of Narmada are called south rivers and the rivers northern side of Narmada are called northern rivers. So the total length of Narmada is 1312 km. After that we will look on to Krishna River. Krishna River is again a South Indian river and the total length of the river is 1300 km. Indus, as we have previously discussed, it is the longest river which flows in India, but longest river in India will always be Ganga. Longest river which flows in India is Indus. The total length of Indus is 3180 km, but only 1114 km of that part travels in India. Next, we will look into Brahmaputra. Brahmaputra is one of the most dangerous rivers of India, and in political geography of India, we have discussed that Brahmaputra makes Majuli Island. Majuli Island is the world's largest riverine island, and you can just imagine the extent of the river if it makes the largest riverine island in the world. So the total length of Brahmaputra, it is also very common that the Brahmaputra causes many floods in the plains of the northeast. So the total length of Brahmaputra is 2900 km, but only 916 km of it travels in India. This 916 kilometers causes so much of travel. Imagine if the whole of Brahmaputra river, that is 2900 km, used to be in India, how much problem that would create. Next we will go on to Mahanadi. Mahanadi is again a South Indian river and the total length of the river is 890 km. Then we move on to Kaveri, which is 800 km, and at last on number 10 we have Tapti Nadi, which is 724 km. Now we will look onto the slides in Hindi. तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिवाइड कर लेंगे. पहले में लिखेंगे नदी और दूसरे में लिखेंगे कुल लंबाई. इसका टॉपिक का नाम होगा भारत के शीर्ष 10 सबसे लंबी नदी. अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया. अब नदियों के बारे में देखते हैं. सबसे पहले आती है गंगा नदी, जो कि इंडिया की सबसे लंबी नदी है, 2525. ये जो लेंथ है आपका सब किलोमीटर में दिया हुआ है. अगर गंगा की लेंथ देखा जाए
तो 2525 किलोमीटर है। अगर इंडिया में सबसे लंबा नदी पूछा जाए तो फिर गंगा होगा, और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो फिर होगा सिंधु, क्योंकि सिंधु की अगर टोटल लेंथ देखा जाए तो 3180 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1140 किलोमीटर भारत में बहता है और बाकी दूसरे देशों में जैसे चाइना और पाकिस्तान में बहता है। तो इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु और इंडिया की सबसे लंबी नदी होगी गंगा। फिर आती है गोदावरी में। गोदावरी का टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर। ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इंडिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। फिर आएंगे यमुना में। यमुना अगर पूछा जाए तो फिर ये सबसे लंबे ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है जिसका लेंथ है 1376 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए पूरे इंडिया में सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तभी आपका आंसर होगा यमुना। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, अगर पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो फिर होगा यमुना। और अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया में सबसे लंबी नदी जो ट्रिब्यूटरी बनाती है वो कौन सी है, तभी होगा आपका आंसर यमुना। फिर आता है आपका नर्मदा। नर्मदा जैसा आपको पता ही होगा कि स्लाइड के पहले में ही मैंने डिस्कस किया, एक नदी है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है और उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा के नॉर्थ में जो नदी बहती है उसे कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न साइड रिवर्स, और साउथ में जो बहती है उसे हम लोग कहते हैं साउदर्न साइड रिवर्स। तो नर्मदा की लेंथ अगर देख लिया जाए तो फिर ये है 1312 किलोमीटर। फिर आते हैं हम लोग कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो फिर कृष्णा नदी आपका साउथ इंडियन रिवर है और इसका टोटल लेंथ है 1300 किलोमीटर। फिर आते हैं इंदस सिंधु नदी पे। सिंधु नदी और इंदस नदी सेम है, अलग अलग नाम है सिर्फ। तो सिंधु नदी की अगर देखा जाए तो टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर और इंडिया में बहता है 1114 किलोमीटर। अगर ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही डेंजरस नदी है और ब्रह्मपुत्र एक रिवरराइन आइलैंड बनाती है, माजुली आइलैंड। रिवरराइन आइलैंड मतलब वो होता है जो आइलैंड आपके रिवर में है, और माजुली आइलैंड दुनिया की सबसे बड़ी रिवरराइन आइलैंड है। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मपुत्र का चौड़ाई कितना होगा कि वो एक आइलैंड बना देता है अपने बीच। तो अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ देखा जाए तो ये 2900 किलोमीटर है और इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर बहता है। अगर ब्रह्मपुत्र का देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र आप न्यूज़ में बहुत बार देखते हैं कि इसके कारण से बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ। तो अब सोचिए अगर पूरा 2900 किलोमीटर इंडिया में बहता तो कितना ज़्यादा ये फ्लड होता। फिर आता है आपका महानदी, जो फिर से एक साउथ इंडियन रिवर है, 890 किलोमीटर। कावेरी जो कि साउथ इंडियन रिवर 800 किलोमीटर, और 10 नंबर पे आती है आपकी ताप्ती जो कि है 724 किलोमीटर्स। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल पे पहले से सब्सक्राइब किया तो आपको धन्यवाद, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, पॉलिटिकल इंडिया और फिजियोग्राफिक इंडिया के MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।